Hello everyone, welcome on this YouTube channel. So let's start with our today's new lesson that is about the molecular chaperones. Molecular chaperones के बारे में डिस्कस करने से पहले आप सभी को पता है कि जितनी भी लिविंग बॉडी इस अर्थ पर प्रेजेंट है उन सभी लिविंग बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है दैट इज सेल, बिकॉज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब हम लोग एक सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कंसिडर करते हैं, ये आपने एक टर्म पढ़ा होगा, सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, दिस टर्म रिप्रेजेंट ऑल द मॉलिक्यूलर एंड बायोलॉजिकल जितने भी साइकिल्स या जितने भी आपकी सेल के अंदर एक्टिविटीज हो रही है उन सभी को रिप्रेजेंट करता है, या हम कहें कि लाइफ की जो बेसिक थिंग है वो हमें इस टर्म को समझने से क्लियर हो जाती है, या कहीं जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है वो इसी एक टर्म के अराउंड घूम रही होती है। अब सेंट्रल डोग्मा का मतलब क्या हुआ, देखिए सेंट्रल डोग्मा का मतलब ये होता है कि हमारी सेल्स जो होती हैं जिन्हें हम लोग सेल की बेस, हम लोग एक लिविंग बॉडी की बेसिक यूनिट कहते हैं दैट इज सेल, उसके अंदर हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक कोड की फॉर्म में होती है और ये कोड होता है हमारा डीएनए या हम कहें जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, दिस जेनेटिक मटेरियल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स दैट यू नो वेरी वेल। ठीक है, दिस जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ सेल। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना केवल ये आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जनरेशन टू जनरेशन पास आउट करता है, बल्कि आपकी सेल के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है वो इसी इंफॉर्मेशन की वजह से, इसी के कोड की वजह से वो प्रोसीड हो रही होती है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो इस डीएनए के पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उससे हमारी फंक्शनल यूनिट की फॉर्मेशन होने वाली है, एंड ऑल वी नो दैट व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट, प्रोटीन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लिविंग बॉडी। ठीक है, प्रोटीन्स को फंक्शनल यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी है, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक या जितने भी फंक्शंस हैं वो सभी प्रोटीन्स ही परफॉर्म करते हैं। मॉलिक्यूलर chaperones इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी इन्हीं फंक्शनल यूनिट की फंक्शनैलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एक बायोलॉजिकल सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो, और इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए स्टोर होता है। ये डीएनए कन्वर्ट होता है आरएनए में, इसके ट्रांसक्रिप्ट बनते हैं आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, और उन्हीं आरएनए ट्रांसक्रिप्ट से हमारा प्रोटीन ट्रांसलेट होता है। ठीक है, और उसी प्रोटीन के पास वो सारी इंफॉर्मेशन होती है कि वो किस तरीके का फंक्शन परफॉर्म करेगा, किस तरीके का नहीं। ये बहुत बेसिक से पॉइंट्स है, लेकिन क्या एक प्रोटीन आफ्टर ट्रांसलेशन एक प्रॉपर फोल्डिंग को अटेन कर पाता है, और अगर वो अटेन नहीं कर पाता है तो उसकी प्रॉपर फोल्डिंग कौन कंडक्ट कराता है। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारा जो बायोलॉजिकल सेल होता है ना, एक बहुत ही परफेक्ट मशीनरी की तरह काम करता है, बहुत ही अच्छे वेल मैनर्ड तरीके से यहाँ पे हर एक एक्टिविटी प्रोसीड होती है। तो जब भी ट्रांसलेशन होता है, जब भी प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है, उस टाइम पे इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि जिस भी आपके फंक्शनल प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही है वो अपनी फंक्शनैलिटी को प्रॉपर वे में परफॉर्म करे, उसकी फोल्डिंग होना जरूरी है, यानी कि प्रॉपर फोल्डिंग होना जरूरी है। और उस चीज को इंश्योर करने के लिए कुछ और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम कहते हैं chaperones। ठीक है, ये स्पेसिफिक टाइप के कंपोनेंट है जो आपके बायोलॉजिकल सेल में प्रेजेंट होते हैं, जिनका मेन फंक्शन ही यही होता है कि प्रोटीन ट्रांसलेशन के टाइम पे जो भी आपकी पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस बनी है उस पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस का प्रॉपर फोल्डिंग हो सके। अब ऐसा नहीं है कि जो प्रोटीन सीक्वेंस आपकी बनी है उसके पास इतनी इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो प्रॉपरली फोल्ड हो सके। एक्चुअल में जब भी आपके पास प्रोटीन ट्रांसलेशन के बाद पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस बनती है तो उस पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस के पास इतनी इनफ इंफॉर्मेशन होती है कि वो डिसाइड कर सके कि मुझे किस तरीके से प्रॉपरली फंक्शन करना है, या उसकी फोल्डिंग कैसे होनी है, उसका प्लेस ऑफ जो फंक्शनैलिटी है वो कौन सा होगा, कौन सी पोजीशन पे जाके वो कायम करेगा। जैसे कि कुछ हमारे मेम्ब्रेनियस प्रोटीन्स होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सेलुलर प्रोटीन्स होंगे, है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी उसके पास होती है।
लेकिन समटाइम क्या होता है कि उन प्रोटीन्स के पास इतनी इंफॉर्मेशन होने के बाद भी उनकी प्रॉपर फोल्डिंग नहीं हो पाती और उसी प्रॉपर फोल्डिंग को कंडक्ट कराते हैं सैफरॉन्स। ठीक है, सो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सैफरॉन्स होते हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज ये ऐसे टाइप के स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जो अनफोल्डेड या पार्शियली फोल्डेड या कह सकें कि इम्प्रॉपरली फोल्डेड प्रोटीन्स के साथ या पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेस के साथ, ठीक है, मेनली ये पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस के साथ इंटरैक्ट करते हैं ताकि वो प्रॉपरली फोल्ड हो सके। अब एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि क्या जरूरत है उसकी प्रॉपर फोल्डिंग की? अगर पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस प्रोटीन नहीं भी बन पाई तो भी क्या? एक्चुअली क्या होता है कि जो प्रोटीन सीक्वेंस होती है, फॉर एग्जांपल दिस इज एनी प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस, इस पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस के अंदर कुछ हाइड्रोफोबिक रीजन्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक रीजन्स दूसरी पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस के साथ इंटरैक्ट करके एग्रीगेशन करती है। एग्रीगेशन इन द सेंस दिस इज अनदर वन पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस और यहाँ पे इसका हाइड्रोफोबिक साइट प्रेजेंट है, तो ये दोनों एग्रीगेट करेंगे और एक क्लम्प की यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए सैफरॉन एक्टिव्स होते हैं और इन्हीं सैफरॉन्स का काम होता है कि इन एग्रीगेशन को अवॉइड किया जा सके और फंक्शनल प्रोटीन की फॉर्मेशन हो सके ताकि प्रॉपरली वो प्रोटीन अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करे। राइट, ओके, सो सैफरॉन्स आर काइंड ऑफ प्रोटीन जो अनफोल्डेड प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट करेंगे और एक ऐसा माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं ये अनफोल्डेड प्रोटीन को ताकि वो पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस प्रॉपरली फोल्डेड हो सके। राइट, यस, आई होप आपको इससे समझ में आ गया होगा। तो हम सैफरॉन्स को कह सकते हैं दीज आर हेल्पर प्रोटीन्स। हेल्पर क्यों? क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस को जो कि ट्रांसलेशन के बाद बनी है उनको हेल्प करते हैं कि वो प्रॉपरली फोल्ड हो सके। ठीक है, और ये इन्हीं हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस के ऊपर बाइंड करते हैं जिनकी वजह से आपके पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस एग्रीगेट हो सकती हैं। उन्हीं हाइड्रोफोबिक पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेस के ऊपर आपके सैफरॉन्स बाइंड होते हैं। मेक श्योर यू रिमेंबर दिस पॉइंट बिकॉज दिस इज दैट मच इंपॉर्टेंट कि आपकी सैफरॉन्स कहां पे बाइंडिंग शो करते हैं? हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड के ऊपर। राइट, यस। अब अगर हम इनकी एक्टिविटी की बात करते हैं तो सैफरॉन्स जो होते हैं इनकी एक्टिविटी एटीपीएज डिपेंडेंट होती है। हम ये कह सकते हैं कि इन एक्टिविटी जो है वो एटीपी डिपेंडेंट है या ये एटीपीएज की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है जो ऐसे प्रोटीन्स इनका काम है मिल्स फोल्डेड प्रोटीन को उनकी परफेक्ट फोल्डिंग प्रोवाइड करना, तो उन्हें एनर्जी तो चाहिए होगी और एनर्जी चाहिए होगी तो एनर्जी के लिए उन्हें एटीपी चाहिए होगा। इसलिए हम याद रखेंगे कि जो सैफरॉन्स होते हैं वो एटीपी डिपेंडेंट मैनर में काम करते हैं। ठीक है, यहां से एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी। सैफरॉन्स आपके सेल के एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है। सेल के एनवायरनमेंट का मतलब साइटोसॉल्स में प्रेजेंट है। अब साइटोसॉल के अंदर अलग अलग टाइप के सैफरॉन्स प्रेजेंट है जिसमें हम लोग इनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि दो टाइप के सैफरॉन आपकी बायोलॉजिकल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वन आर मॉलिक्यूलर सैफरॉन्स, अनदर वंस आर सैफरोनीन्स। राइट, तो इनका फंक्शन क्या होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस के बाद जो हमें नेटिव पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस मिलती है उसके साथ मॉलिक्यूलर सैफरॉन्स बाइंड करते हैं और ट्राई करते हैं प्रॉपर मैनर में उसकी फोल्डिंग हो सके। ठीक है, इन केस अगर उसकी फोल्डिंग फिर भी नहीं हो पाती है तो वो सैफरोनियंस के पास चले जाते हैं जो एक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर उनकी प्रॉपर फोल्डिंग हो जाए। ठीक है, यस, सो जो सैफरॉन्स होते हैं वो एक टाइप के हीट शॉक प्रोटीन्स होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि हीट शॉक प्रोटीन का मतलब, देखिए जब भी आपकी सेल स्ट्रेस कंडीशन में आती है तो आप देखते हो कि सेल के साइटोसोल के अंदर कुछ प्रोटीन्स का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है और इन्हीं प्रोटीन्स को हम लोग कहते हैं HSP या हीट शॉक प्रोटीन। ठीक है, और ये आपकी स्ट्रेस कंडीशन के टाइम पे जनरेट होते हैं इसलिए हम इन्हें हीट शॉक प्रोटीन कह देते हैं।
ठीक है। जब भी आप शेफ्रॉन्स का नाम पढ़ोगे तो आप देखते हो कि आगे लिखा होता है HSP, पीछे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं लाइक HSP 70, HSP 90। सो व्हाट दीज नंबर रिप्रेजेंट, एक्चुअली ये जो नंबर्स होते हैं ये उनके मॉलिक्यूलर वेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी शेफ्रॉन का नाम देखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये एक्चुअल में किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। HSP इज फॉर हीट चोक प्रोटीन एंड दिस नंबर रिप्रेजेंट देयर मॉलिक्यूलर वेट, राइट। सो आप इस इमेज के अंदर भी देख सकते हो कि जो आपकी हीट चोक प्रोटीन है वो किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि अगर आपके पास कोई अनफोल्डेड प्रोटीन है तो उस अनफोल्डेड प्रोटीन के साथ शेफ्रॉन बाइंडिंग शो करते हैं विद दीज हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड सीक्वेंसेस। इन हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड सीक्वेंस के साथ वो इनसे अटैच होंगे और जैसे इनसे अटैच होंगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि कई तरीके के यहाँ पे एक्शन आपका हीट चोक प्रोटीन परफॉर्म कर सकता है। फर्स्ट वन इज कि उस अनफोल्डेड प्रोटीन को प्रॉपर फोल्डिंग प्रोवाइड करे। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उसके पास दूसरा ऑप्शन होता है प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन का, ठीक है। हम कह सकते हैं कि अगर प्रोटीन सिंथेसिस के बाद हमारा प्रोटीन प्रॉपर्ली फोल्डेड नहीं हो पाता है तो उसके दो एक्शन यहाँ पे वो शो करेगा। आइदर इट विल गो फॉर द डिग्रेडेशन, और डिग्रेडेशन भी कौन सा, प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन, या फिर उसका प्रॉपर फोल्डिंग होगा विद द हेल्प ऑफ शेफ्रॉनिन्स, राइट। नाउ शेफ्रॉनिन्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम उन्हें कैटेगराइज करें तो हम उन्हें दो कैटेगरी में मेनली कैटेगराइज कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे तीन कैटेगरी भी प्रेजेंट होती है। फर्स्ट वन इज हीट चोक प्रोटीन एंड सेकेंड वन इज शेफ्रॉनिन्स, ठीक है। जो हीट चोक प्रोटीन्स है ये इनिशियल स्टेज के टाइम पे ही, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे ही, ट्रांसलेशन की प्रोसेस के टाइम पे ही ये आपकी पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस पर बाइंड कर जाते हैं ताकि वो प्रॉपर फोल्ड हो सके। लेकिन शेफ्रॉनिन्स जो होते हैं ये तब बाइंड करते हैं जब आपकी प्रॉपर फोल्डिंग नहीं हो पाती है, एंड दीज आर कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर। ये कंपार्टमेंट प्रोवाइड करती है। अगेन हमको इनको दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 जो है दीज आर स्पेसिफाइड टू बैक्टीरिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन जो ग्रुप 2 है उससे आप यूकैरिया और आर्किया में देखते हो। हम कह सकते हैं कि जो ग्रुप 2 के शेफ्रॉनिन्स हैं ये आपके किसमें नहीं मिलते, ये आपके ग्रुप 2 जो है वो आपके यूकैरियोट्स और आर्किया के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो ग्रुप 1 है वो आपके बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो आपको दिए हुए हैं, आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, आप एक बार इनके नाम को रीड आउट जरूर कर लें। इन केस अगर किसी इमेज के अंदर या किसी डायग्राम के अंदर आपके सामने ये आते हैं तो आप उनको आइडेंटिफाई कर पाए कि ये हमारा शेफ्रॉनिन्स है, और अगर ये शेफ्रॉनिन्स है तो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, और अगर ये हीट चोक प्रोटीन है तो ये किस टाइप का हीट चोक प्रोटीन है। हीट चोक प्रोटीन के अंदर मेनली आप दो हीट चोक प्रोटीन को ही स्टडी करते हैं, HSP 70 और HSP 90। वो ऐसा इसलिए क्योंकि HSP 70 और 90 जो है, क्योंकि जितने भी हीट चोक प्रोटीन होते हैं उनके पास कुछ कंजर्व सीक्वेंस होती है और ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, तो जनरली आपको HSP 70 और 90 ही देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा को-शेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। को-शेफ्रॉन का काम होता है कि ये शेफ्रॉन को उनकी प्रॉपर फोल्डिंग की एक्टिविटी में सपोर्ट करते हैं, यानी कि उनको हेल्प करते हैं, ठीक है। यस, अब हम एक्शन की बात करते हैं कि शेफ्रॉनिन्स किस तरीके से आपके काम करते हैं। अगर हम बात करें शेफ्रॉनिन्स की तो अभी मैंने कहा शेफ्रॉनिन्स हमारी कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इस कंपार्टमेंट में दो सब यूनिट्स होती है। होलो स्ट्रक्चर है, बीच में यहाँ पे होलो स्पेस प्रेजेंट होता है, ऊपर एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं कैप, और ये लिड आपकी कब ओपन होती है, जब इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस यहाँ पे एंटर कर जाती है, ठीक है। हम देखिए ये किस तरीके से मतलब एक्शन करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा। आपके पास जो नेटिव पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस है उस होलो स्ट्रक्चर में इस होलो बॉडी के अंदर एंटर करती है। जैसे ही इस होलो बॉडी के अंदर ये नेटिव पॉलीपेप्टाइड या अनफोल्डेड पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस एंटर करेगी, ये लीड ऊपर से इसको कवर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि हमारे पास कोई ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर हम लोग अनफोल्डेड प्रोटीन सीक्वेंस को डालेंगे, उसके ऊपर से लिड को ओपन करेंगे और उसके अंदर हमारा जो प्रोटीन है प्रॉपर्ली फोल्डेड हो जाएगा, देन उसके बाद लिड ओपन होगा और वो प्रोटीन सीक्वेंस आपकी रिलीज हो जाएगी,
ठीक है, कुछ इसी तरीके से आपका सैफ्रोनिन्स काम करता है। अगर हम सैफ्रॉन्स की बात करते हैं या ओवरऑल प्रोसेस की बात करते हैं कि जो सैफ्रॉन्स है वो किस तरीके से आपकी प्रोटीन फोल्डिंग को कंडक्ट कराते हैं, तो देखिए सबसे पहले स्टेप कि हमारे पास क्या होता है कि एक नेटिव पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस हमें मिलेगा। कहां से मिलेगा? जब आपका प्रोटीन सिंथेसिस कंडक्ट हो रहा है तो हम देखते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे हमें नेटिव पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस मिलती है। स्टेप 1 इज, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे राइबोसोम यूनिट है जो mRNA को रीड कर रही है और उससे हमें पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस के ऊपर यहाँ पे आपके HSP70 जो है वो अटैच हो जाता है। ये HSP70 एक्चुअली अटैच क्यों होता है? क्या कि ये आपकी जो पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस है प्रॉपर्ली फोल्ड हो सके, राइट? अगर ये सीक्वेंस आपकी प्रॉपर्ली फोल्ड हो जाती है, यानी कि यहाँ पे अगर प्रोटीन प्रॉपर्ली फोल्ड हो जाता है तो आपका HSP70 यहाँ से रिलीज हो जाएगा और हमें प्रोटीन मिल जाता है, फंक्शनल प्रोटीन। लेकिन इन केस अगर HSP70 के ऐड होने के बाद भी यहाँ पे प्रॉपर फोल्डिंग अगर नहीं हो पाती है तो इन दैट केस हमारा जो प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस है वो जाएगा सैफ्रोनीन के पास। सैफ्रोनीन, जैसे मैंने कहा, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर है, वो इसमें एंटर करेगा, ऊपर से लिड इसको कवर करेगा और उसके बाद वापस से ये प्रोटीन हमारा क्या हो जाएगा? अनफोल्डेड से फोल्डेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इन केस अगर आपका सैफ्रोनिन के एक्शन के बाद भी अगर प्रोटीन प्रॉपर्ली फोल्ड नहीं हो पाता है तो फिर हमारा जो प्रोटीन का नेटिव सीक्वेंस है या कहीं पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस है, ये प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन के लिए चला जाएगा। प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन, जहां पे आपकी प्रोटीन सीक्वेंस में से जो अमाइनो एसिड है उनका ब्रेकडाउन होगी, वो रिलीज हो जाएंगे ताकि वापस से उसको यूज किया जा सके। ठीक है, कुछ इस तरीके से ही हमारी सेलुलर मशीनरी काम करती है, जहां पे ये ट्राई किया जाता है कि हर एक प्रोटीन, ये चीज इंश्योर करी जाती है कि हर एक प्रोटीन जो है वो प्रॉपरली फोल्ड हो सके। इन केस अगर कोई प्रोटीन प्रॉपरली फोल्ड नहीं हो पाता है तो सेल उसको फोल्ड करने की कोशिश करती है और फिर भी अगर वो मिस फोल्ड होता है तो उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन की तरफ। आई होप गाइस आपको सैफ्रॉन्स की जो बेसिक फंक्शनैलिटी वो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।